ठीक है। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है ऑफ द रेस्पिरेटरी मॉड्यूल और वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पेज नंबर 685 एंड द फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच को अगर हम समझें तो सबसे पहले हमें अगर उस दिन वाली बात याद हो कि वो क्या चीजें थी जो हमने डिस्कस भी की थी कि एक चीज होती है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन यानी कि लंग्स को एल्वेलाई को कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, और दूसरा क्या होता है परफ्यूजन, यानी भाई के ब्लड उस एल्वेलाई को कितना मिलता है। इन दोनों का आपस में मैच करना बहुत जरूरी होता है। द रीजन वॉज, मिसाल के तौर पे हम किसी 100 ml ब्लड 100 ml ऑक्सीजन उठाता है, फॉर सपोज मिसाल दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब अगर हमने उस सेगमेंट ऑफ द लंग को, उस हिस्से को, उस एल्वेलाई को क्या कर दिया, ब्लड कम दे दिया, 50 दे दिया। अब क्या हुआ, जो एल्वेलाई में ऑक्सीजन है वो जाया होगी, यानी क्या जाया होगी, वेंटिलेशन जाया होगी। और अगर हमने उसको 150 ऑक्सीजन दे दी, ब्लड वही 100 रहा, तो क्या होगा, अब उसकी फिर भी ऑक्सीजन ही जाया हो रही है समवॉट। ठीक है, ब्लड इतना इनफ नहीं है ऑक्सीजन के जितना, पहले क्या था, ब्लड कम था। तो अल्टीमेटली वो जो ऑक्सीजन है जो जाया हो रही है वो क्या बना रही होती है, वो डेड स्पेस बना रही होती है एक तरह से। और ये जो नॉर्मली क्या हो रहा होता है, डू यू नो दैट ऑक्सीजन जो होती है ना, वो एल्वेलाई को कितनी मिल रही होती है, किसी को पता है? और जो ब्लड सप्लाई है वो कितना मिल रहा होता है? तो नॉर्मली हम कैसे मेजर करते हैं वी क्यू रेशो, वी डिवाइडेड बाय क्यू, वी फॉर वेंटिलेशन। तो डू यू नो, हर मिनट में 4 लीटर ऑक्सीजन पहुंच रही होती है एल्वेलर रीजन पे, यानी वेंटिलेशन कितनी हुई, 4। और अगर हम बात करें हर मिनट में ब्लड कितना जा रहा होता है लंग्स में, 5 लीटर। शाबाश, कैसे याद था? ठीक है भाई, तो 5 ये हुआ। तो अगर हम 4 डिवाइडेड बाय 5 करें तो जवाब आता है 0.8। तो आपका जो नॉर्मल कमल्टेटिव अगर हम बोलें, सम अप हम बोलें, तो वी क्यू रेशियो कितना होता है, 0.8। ठीक है भाई, ये वैसे ही मैं समझा रहा हूं ताकि आगे वाली बात आपको फिर समझ आएगी। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट हो कि ये चीज होती है वी क्यू मिसमैच। ठीक है, अब देखें क्या बात आती है। अब ये बात आती है कि ये जो वी क्यू मिसमैच है, वी क्यू रेशियो है, ये हमने उस दिन याद है पढ़ा था कि नॉर्मल नहीं रहता। एपेक्स ऑफ द लंग्स में कुछ और होता है, बेस में कुछ और होता है। इसका क्या रीजन था, याद है किसी को? क्यों? क्योंकि एपेक्स ऑफ द लंग्स में क्या होता है, ब्लड ग्रेविटी की वजह से नीचे पूल कर जाता है। नीचे जो पूल कर जाता है तो क्या होता है, एपेक्स ऑफ द लंग में वेंटिलेशन ज्यादा होती है, परफ्यूजन कम हो जाती है। और बेस ऑफ द लंग में क्या होता है, वेंटिलेशन भी ज्यादा, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या हो जाती है, परफ्यूजन हो जाती है। तो डू यू नो एपिक्स में ये रेशो कितना होता है? एपिक्स में ये रेशो रह जाता है, इट इज अराउंड 3। क्यों 3? क्योंकि वेंटिलेशन, मिसाल के तौर पे अगर हम बोलें कि वेंटिलेशन कितनी है, 4 लीटर है, और परफ्यूजन हम बोल लें अगर मे बी 2 है या 2 से भी कम है, 1.5 है या 1.2 लीटर है परफ्यूजन, तो जवाब क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 1.2 अराउंड 3 के। ठीक है, समझ आ गई? ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड फ्लो टू द एपेक्स कम है। और इसी तरह से जो बेस में बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होता है तो उसकी वजह से ये परफ्यूजन रेशियो कितना हो जाता है, 0.6, और ज्यादा कम हो जाता है। तो लेकिन ओवरऑल अगर हम लंग्स का निकालते हैं तो वो कितना है, 0.8 है। ये हर एपिक्स और उसमें चेंज होता है। ये समझ आ गई? अब देखें, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इसको समझते हैं, फिर ज्यादा आसान हो जाएगा। आपके चेहरे बता रहे हैं कि ये टॉपिक थोड़ा सा आपको तंग कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखें अब क्या हो रहा है। अब इस बात को समझें, देखें यहां पे नॉर्मली क्या होता है, जो सेंटर ऑफ द लंग्स है उसमें वी क्यू कितना है, 1 है, यानी 0.8 टू 1 है। ऐसे क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें जितना ब्लड जा रहा है उतनी वहां पे क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है भाई, लेकिन जो एपेक्स है वहां पे क्या है, ये देखें वी कम है,
यानी वेंटिलेशन थोड़ी कम है लेकिन परफ्यूजन उससे भी ज्यादा कम है। तो अगर नीचे वाला रेशो बहुत कम हो जाएगा तो ओवरऑल वी क्यू रेशो अगर 0.8 होता है नॉर्मल, तो उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज वी क्यू रेशो। क्यों? क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर बोलते हैं ना, उसको हम कम कर रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है, इक्वेशन में आंसर ही बढ़ जाएगा। समझ आ रही है ये बात अदील? और जोन 3 में देखें क्या हो रहा है। जोन 3 में वेंटिलेशन तो थोड़ी बढ़ रही है लेकिन ब्लड फ्लो वहां पे बहुत ज्यादा है। ब्लड फ्लो ज्यादा है तो क्या होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर बढ़ जाएगा तो ओवरऑल जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात है। ठीक है, ये बस आपको जरूर समझ लेनी चाहिए किसके अंदर, वेंटिलेशन परफ्यूजन की। बाकी कोई इतनी कोई बात नहीं है, इतना कोई इशू नहीं है, भले ही ना भी समझ आए, टेस्ट बहुत रेयरली होता है। बस एक बात अब आपको समझ आनी चाहिए, जब एक्सरसाइज होती है तो क्या होता है, उस दिन भी मैंने बताया था, ब्लड फ्लो टू द लंग्स बढ़ जाती है, और जो एपिक्स है वहां पे भी ब्लड फ्लो मैक्सिमम हो जाता है, और वहां पे भी जो 0.6 नहीं सॉरी 3 था जो रेशो, वो कितने तक पहुंच जाता है, 0.8 तक पहुंच जाता है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो बेहतर हो जाता है। क्यों? जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, तो ब्लड फ्लो टू द एपिक्स भी बैलेंस हो जाता है। सिर्फ ये बात जरूर पता हो कि एपिक्स में क्या हो जाता है, परफ्यूजन बेहतर हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और क्या हो जाता है, ये वीक्यू रेशो वहां पे भी नॉर्मल हो जाता है, जो पहले क्या हो रहा था, जाया हो रहा था। ठीक है भाई। अब दो सिनेरियो आते हैं, ये सवाल आता है, कब से मैं बोल रहा था खैर है ना पता हो, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए, वी क्यू रेशो कब जीरो हो जाएगा और कब इंफिनिटी हो जाएगा, ये जरूर आना चाहिए। वी क्यू रेशो कब जीरो होगा अपेरेंटली, अगर हम सोचे, अगर हम कोई भी ऊपर वाला नंबर हो, मिसाल है 5, ठीक है, नीचे वाला कितना हो, कोई भी नंबर हो, ठीक है, अगर हम उसको क्या करें, कुछ भी हम ऐसा करें कि वहां पे ऊपर वाला 5/4 है मिसाल के तौर पे, या 4/5 है, हम कुछ ऐसा करें कि ऊपर वाला नंबर जीरो होगा, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला भी ऑटोमेटिकली डिवीजन में जीरो हो जाएगा ना। तो वी में क्या ऊपर है, वेंटिलेशन है, यानी हम कुछ ऐसा करें कि वेंटिलेशन जीरो हो जाए तो वी क्यू रेशियो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ आ रही है मदर बात? तो वेंटिलेशन जीरो कब होती है, कि एल्वेलाई में ऑक्सीजन ही ना जाए। कोई एक एग्जांपल बताओ मुझे, हमने अभी पढ़ा था। हाई एल्टीट्यूड पे जीरो तो नहीं होती, जीरो हो जाती है, बिल्कुल जीरो। शाबाश डॉक्टर फैजान, और भी किसी ने जवाब दिया था, कायनात ऐसे नहीं होता। जीशान ने भी ठीक जवाब दिया, एस्फाइक्सिया। हाँ जीशान, समवॉट आप सही बोल रहे हैं, फॉरेन बॉडी इनहेलेशन पे या कंप्लीट एटिलेक्टेसिस में क्या हो जाती है, वेंटिलेशन जीरो। तो क्या हुआ, वी जीरो हुआ तो क्यू ऑटोमेटिकली, इक्वेशन ही आपकी क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है। अब इंफिनिटी का क्या मतलब है, वो कब होगी, इंफिनिटी का मतलब ये है जितनी वेंटिलेशन जा रही है कुछ ऐसा हो कि वो रेशो उतना ही बचे, तो मतलब वो क्या है, इंफिनिटी है भाई, परफ्यूजन है ही नहीं। तो इंफिनिटी हम कब करेंगे, जब क्यू जीरो हो जाए। तो अब आप लोग सोचो क्यू जीरो कब हो सकता है, यानी परफ्यूजन कब जीरो हो सकता है, कोई बताएगा यहां से? शाबाश डॉक्टर सवेरा, किसी और ने भी जवाब दिया बट वो हम शाबाश डॉक्टर कायनात। जीशान, सम वॉट वो ठीक जवाब है आपका, एथेरोस्क्लेरोसिस आपने बोला। आप लोग सोचो कि, यस फैजान आप भी ठीक बोल रहे हैं, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ ना फैजान, की ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट कर ले तो पल्मोनरी वेसल्स में ब्लड फ्लो कब ऑब्स्ट्रक्ट होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज अ टिपिकल केस के ब्लड फ्लो जीरो हो जाए। समझ आ गई? तो वी क्यू रेशो इंफिनिटी कब होगा, इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म। याद है आपको फिजियो में पढ़ाते थे वी क्यू रेशो इज जीरो, तो इसका क्या मतलब है, फॉरेन बॉडी इनहेलेशन, एटिलेक्टेसिस, वी क्यू इंफिनिटी, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब समझ आया कि ये होता क्यों है आखिर, पहली बात। अब जब वी क्यू रेशो, पल्मोनरी हमने वेसल्स देखी थी, एक राइट थी एक लेफ्ट थी, फिर वो भी जाके ऐसे सेगमेंटल ब्रांचेस देती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका जो मदर पल्मोनरी वेसल होती है, एम्बोलिज्म तो जाके एक मेजर वेसल को बंद करेगा ना,
या दूसरी को भी करेगा, थोड़ा बहुत तो ब्लड फ्लो जा रहा होगा ना। तो ये जो इन्फिनिटी वाला वीक्यू रेशो है, मिसाल के तौर पे मैं पेशेंट हूं भाई, मेरी राइट लंग बंद हो गई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। अब क्या होगा, पेशेंट को डिस्निया, सेचुरेशन ड्रॉप होगी, क्यों होगी? ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पा रही, वो वीक्यू मिसमैच हो रहा है। अब जैसे ही इस पेशेंट को हम ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा, जो ये लेफ्ट वाली लंग है उसके पास जितने एल्वेलाय होंगे, जहां पे भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की नीड थी, वो पूरी होगी एंड अल्टीमेटली उसकी सेचुरेशन कुछ इंप्रूव होगी। क्यों? क्योंकि दूसरे एल्वेलाय को हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ऑक्सीजनेट कर रहे हैं। तो ये जो इन्फिनिटी वाला वीक्यू मिसमैच है वो इंप्रूव होता है किससे? इट इंप्रूव विथ ऑक्सीजन थेरेपी। ये जरूर बताओ क्यों हो रहा है, ये आपको भी समझ आ रहा है कि दूसरी लंग तो फंक्शनल है ना। called a shunt. Sir, shunt is an example of VQ ratio 0. ठीक है, इन्फिनिटी वाला शंट है, मेरे ख्याल से जीरो वाला शंट नहीं है। सोबे हमसे सवाल पूछ रही हैं, वाई वी क्यू, अच्छा शंट क्यों लिखा हुआ है? शंट इज समथिंग, हाँ जी जी जी, जीरो वाला शंट लिखा हुआ है। शंट ऐसे क्यों वर्ड लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड अ शंट, क्योंकि हो क्या रहा है कि आपका जो शंट, हम किसको बोलते हैं, लेफ्ट राइट शंट, नॉर्मली हम हार्ट में पढ़ रहे होते हैं, वहां पे क्या होता है, मिसाल है अगर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है तो होता क्या है कि ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ चला जाता है। अब अगर लंग्स के अंदर क्या हो रहा होता है, जब एक एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ना, ठीक है, तो ब्लड एक्चुअली वो किस में जा रहा है, हम परसीव करते हैं कि वो वेंटिलेशन में नहीं जा रहा या परफ्यूजन में नहीं जा रहा, वो जाया हो रहा है। तो उसको एज अ वर्ड हम क्या यूज करते हैं, द ब्लड इज शंटिंग, यानी वो हमारे किसी काम का ब्लड नहीं है, ठीक है भाई, या उस जगह पे जा रहा है जहां पे कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रही है। ठीक है भाई, समझ आ गया, आई होप के आपको। ठीक है, अब सिर्फ एक चीज इस पेज पे आखिरी लिखी हुई है विच इज नोन एज ए ए ग्रेडियंट। ये भी आपको ना सिर्फ वर्ड का पता हो कि ए ए ग्रेडियंट क्या चीज होती है, ए बड़ा और ए छोटा। अब देखें होता क्या है, जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, होगा क्या, एल्वेलाई में ऑक्सीजन गई, वो क्या करती है, डिफ्यूज करती है एल्वेलाई से किस तरफ, आर्टरी में या वेन में, चलो ब्लड वेसल में, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है एल्वेलाई में, मिसाल के तौर पे वो होता है 100 से 110, लेकिन जो आर्टरी अभी गुजर रही है उस एल्वेलाई से, उसके अंदर कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PaO2 कितना होता है, 90 से 100। क्यों? क्योंकि 100 पूरी जितनी यहाँ एल्वेलाई में ऑक्सीजन आई थी उतनी इधर नहीं जाती, सारी की सारी नहीं जाती। कितना फर्क रह जाता है, 10 तक का फर्क रह जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है डिफ्यूजन 100% नहीं हो सकती सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की। तो हम क्या करते हैं, हाँ मैं बता रहा हूँ डॉक्टर सोबिया, देखिए हमने इनहेल की ऑक्सीजन, ठीक है, एल्वेलाई में गई ऑक्सीजन, उसमें जो हमने एयर इनहेल की उसमें ऑक्सीजन का मिकदार या ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी होती है, अराउंड होती है 110 mmHg प्रेशर होता है, ठीक है, एल्वेलाई के अंदर। लेकिन जो ब्लड वेसल्स लंग्स वाली ऑक्सीजन कैरी करती हैं उनके अंदर कितना होता है, 100, ठीक है। तो हम एल्वेलाई वाली ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, P कैपिटल AO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई। और हम आर्टरी में कैसे लिखते हैं, P छोटी AO2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टरीज, ठीक है। तो ये फर्क कितना है, 10 का। क्यों फर्क है भाई, जाहिर सी बात है, आप, ये एक मेम्ब्रेन है, इस तरफ एक कंटेनर है, इस तरफ एक कंटेनर है, आप इसमें 110 रखो, इसमें इसको छोड़ दो कि इधर डिफ्यूज आउट हो, तो वो कभी भी 110 के 10 प्रेशर इधर बैलेंस नहीं कर पाएगा, वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एल्वेलाई में मिसाल के तौर पे 110 था, उसको माइनस करते हैं उसमें से किसको, आर्टीरियल वाले प्रेशर को, यानी 100 को। तो वो जो 10 हमारे पास mmHg का प्रेशर का डिफरेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, ए ए ग्रेडियंट। यानी एल्वेलर में से हमने क्या माइनस किया, आर्टीरियल प्रेशर। ये क्यों मेजर कर रहे हैं, बात ये आती है, फिर आपको समझ आएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए।
आपको पता है कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें ये ए ग्रेडियंट खराब हो जाता है या बढ़ जाता है। कब बढ़ेगा अब सोचो, अच्छे स्टूडेंट सोचें और बताएं। अब फिर समझ आएगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कब से। सोचें, ए ग्रेडियंट तब बढ़ेगा जब क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है, एल्वेलर मेम्ब्रेन, उसके थ्रू उधर जा रहा है ना आर्टरी में ऑक्सीजन, उसकी क्या हो जाए, थिकनिंग हो जाए। और उसकी थिकनिंग कब होती है, या फाइब्रोसिस इन रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस, इन पल्मोनरी एडिमा जब फ्लूइड जमा हो जाए, इन नमूनिया की कंसोलिडेशन, इन टिश्यू की फाइब्रोसिस, इन सब केसेस में क्या हो जाता है, एल्वेलाई में तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, 110 तक होता है, लेकिन आर्टरीज के अंदर इन बीमारियों में हम जब एबीजीज करते हैं तो PaO2 क्या हो जाती है, 90 100 से भी कम 80 पे आ जाती है, 70 पे आ जाती है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो डिफ्यूजन था वो ठीक से नहीं हो पा रहा। तो एल्वेलाई के अंदर कितना था, 110, आर्टरीज के अंदर कितना रह गया, 70 80। तो अब डिफरेंस कितना रहा, 30 40 का हो गया। तो क्या हुआ, ए ग्रेडियंट बढ़ जाता है, इसका मतलब है व्हेन देयर इज क्या, थिकनिंग ऑफ द एल्वेलर मेम्ब्रेन। एग्जांपल इज फिब्रोसिस, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, फ्लूइड के प्रेजेंट होने की वजह से, यानी कोई पल्मोनरी एडिमा वगैरह है। समझ आ गई ये बात, ए ग्रेडियंट क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, अभी आप लोग दोबारा जब इसको रीड करेंगे तो और ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अब आप लोग रीड दे दें, इसमें देर आर फ्यू इक्वेशंस, और उन इक्वेशंस को लेके आपको परेशान ना हो। अच्छा, जैसे ये शंट की बात है ना, ये मैंने देखी हुई थी, लेकिन मैं इस वजह से भी अवॉइड करता हूँ क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन हमें उस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। तो या फिर हमारी वो उतनी लेवल नहीं होती है कि हमें पहली दफा में ही समझ आ जाए, तो मैं खुद ही उन चीजों को अवॉइड करता हूँ। तो आप लोग ये फिक्र ना किया करें कि ये चीज मैंने मिस कर दी। ठीक है सर, अगर मैं कोई मिस भी कर दूंगा तो अगले दिन मैं वैसे भी या लेक्चर के एंड में आपको बता दूंगा, वो आप फिक्र ना किया करें। ठीक है, अब आप लोग रीड दे दें इसको। चलें भाई, नाउ वी आर डिस्कसिंग पेज नंबर 686, और इसके अंदर हम एक तो इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे विच इज अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, कैसे होती है। उसमें सिर्फ आपने तीन वैल्यूज याद रखने हैं, और दूसरा क्या याद रखना है कि एक पाथवे होता है, एक एंजाइम का पाथवे, वो आखिर कैसे ब्लड से लंग्स तक पहुंच रही है, ये जरूर आपको समझने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेल्यूलर रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है, और वो कैरीड आउट होती है इन थ्री फॉर्म्स। द मोस्ट से ज्यादा जो फॉर्म कैरी आउट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ कौन से, हाइड्रोजन आयन के सूरत में, विद द हेल्प ऑफ किसके, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के थ्रू आरबीसी कैरी करते हैं। और वो कितनी परसेंटेज होती है, 90% होती है। हाइड्रोजन बोले या बाइकार्बोनेट आयन की सूरत में वो क्या करती है, कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। 90% कैसे, बाइकार्बोनेट फॉर्म में आरबीसी करते हैं विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम प्लीज, कार्बोनेट एनहाइड्रेज एंजाइम। जो जूम वाले हैं ना वो भी रिपीट किया करें, रिपीट करने से याद होती है। नाउ बाकी बचा 10%, तो 5% क्या हो जाती है, प्लाज्मा में डाइल्यूट। और 5% कैसे, ये जो हमारा हेमोग्लोबिन है ना, ठीक है, उस पे कुछ अमाइनो एसिड्स भी लगे होते हैं, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड चिपक जाती है, और वो जो है वो ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। और उसको हम क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। जब वो ऑक्सीजन लगती है किस पे लग रही है, अमाइनो एसिड पे कार्बन लग रहे हैं। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन अलग चीज है, ये क्या है, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन कहलाती है। 5% इससे कैरी होती है, इतना तो समझ आ गया। 90% बाइकार्बोनेट, 5% डिजोल्व, 5% कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। बट द थिंग इज दैट पाथवे किस तरह से रन कर रहा होता है, वो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझेंगे कि वो पाथवे आखिर कैसे रन करता है। अब पिक्चर खोल लें सर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हो क्या रहा होता है एट द सेल्यूलर लेवल। अब देख लें क्या हो रहा है सेल्यूलर लेवल पे। अब एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये किसके पास होता है, ये होता है आरबीसी के पास भी होता है, और ये पता है कहां पर होता है, लंग्स के प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, अगर किसी को याद हो।
ठीक है भाई, वहां पे भी इसका एक अलग, सॉरी लंग्स बोल रहा हूं मैं, किडनीज के प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, तो आप लोग बताए ना कि मैं लंग्स बोल दिया। ठीक है भाई, अब देखें किडनीज के प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में होता है। आरबीसी में ये काम क्या कर रहा है, हर जगह पे यही काम करता है भाई। देखें टिश्यू में क्या थी, टिश्यू की रेस्पिरेशन से क्या प्रोड्यूस हुई, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस हुई, आ, हाँ असल में मैं ये ऊपर कर रहा था ना तो मेरा ध्यान उधर था। ठीक है, टिश्यूज में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई सेल्यूलर रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट, तो वो क्या हुई, कैपिलरी वॉल के थ्रू किस में आ गई भाई, डिफ्यूज आउट करके प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा से भी ये कहाँ डिफ्यूज आउट करनी होती है, आरबीसी के अंदर, यानी आरबीसी को उसको ट्रांसपोर्ट करना है। अब आरबीसी उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, आरबीसी क्या करता है, वहां पे वाटर तो ऑलरेडी आपको पता है, प्लाज्मा हर लिविंग बीइंग का 70% वाटर होता है। वहां पे क्या करता है, ये एक स्पेशल एंजाइम है नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन वाटर के साथ मिला के इनटू कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड क्या हो जाता है, बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड अल्टीमेटली वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, एक तो हाइड्रोजन आयन में और दूसरा किसमें, बाइकार्बोनेट में। मैंने क्यों बोला था कि वो हाइड्रोजन आयन के थ्रू कैरी करता है, वो इस वजह से बोला था कि ये देखें यहाँ पे वो जो हाइड्रोजन है वो कौन कैरी करके जाता है, हेमोग्लोबिन। और बाइकार्बोनेट कहाँ चली जाती है, बाहर, थ्रू द क्लोराइड चैनल। प्लीज ये जरूर पता हो कि बाइकार्बोनेट बाहर कैसे जाती है, जब क्लोराइड अंदर आती है, ये सिर्फ पता हो, और कार्बोनिक एनहाइड्रेट पता हो। अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन गई भाई, हाइड्रोजन वाला हेमोग्लोबिन, दूसरों को छोड़ दो, दूसरे तो आसान थे। चले पहले दूसरे में बता दो। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या कर रही है, डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रही है। कार्ब अमीनो कार्बोक्स कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, या इस तरह से कुछ नाम था। तीसरा क्या फॉर्म था, 5% इज डिसॉल्व इन प्लाज्मा। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि ये जो हाइड्रोजन बाइंड की है हेमोग्लोबिन पे, अब ऐसी क्या चीज होगी कि ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगी किससे, हेमोग्लोबिन से। वो क्या चीज है, डू यू नो दैट, क्या ऐसा होता है जब ये हेमोग्लोबिन लंग्स के अंदर पहुंचता है। ठीक है भाई, जैसे ही हेमोग्लोबिन लंग्स के अंदर पहुंचता है तो उसको क्या अटैच होती है वहां पे, ऑक्सीजन। जैसे ही उस पे ऑक्सीजन अटैच होती है तो हेमोग्लोबिन क्या कर देता है, डिसोसिएट कर देता है, छोड़ देता है हाइड्रोजन एटम को ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ द ऑक्सीजन। दिस इज नोन एज व्हाट, हेलोडीन इफेक्ट। सही है, ये इतना टेस्ट भी नहीं होता, पता जरूर हो, आज तक नहीं हुआ वैसे, मैंने कोई पीसीक्यूज पे नहीं देखा। ठीक है भाई, हेलोडीन इफेक्ट क्या चीज है, जब हेमोग्लोबिन हाइड्रोजन से अटैच था, लंग्स के पास पहुंचा, ऑक्सीजन लगी, तो हेमोग्लोबिन क्या हो गया, अलग हो गया हाइड्रोजन से ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज नोन एज हेलोडीन इफेक्ट। होगा क्या इस अलग होने से, वो साइकिल पूरी रिवर्स होगी। हाइड्रोजन अब क्या होगा, दोबारा बाइकार्बोनेट अंदर आएगा, क्लोराइड बाहर, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से अटैच होगा, बाय ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज उसको अलग कर देगा किसमें, हाइड्रोजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, लंग्स के थ्रू डिफ्यूज आउट कर जाएगी। आसान था, मुश्किल था, मुश्किल था थोड़ा, फिजियो तो मुश्किल ही होती है हमेशा। ठीक है, आसान था लोग बोल रहे हैं तो फिर और ज्यादा अच्छी बात है। अब चले, अब हम सीखेंगे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बस आज आपकी जान छूटने वाली है ना फिजियो से, फिक्र ना करें। अब हम सीखेंगे, बस ये ही पेज है, उसके बाद तो बहुत, दो तीन बहुत मजे के टॉपिक्स हैं। दो कॉन्सेप्ट क्या है, एक है हाइपोक्सिया और दूसरा है हाइपोक्सीमिया। ये मैं इतना तंग नहीं कर रहा है इन टॉपिक्स पे, लेकिन आप लोग जल्दी से बताओ हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया में क्या फर्क है। मिया, जीमिया, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज नोन एज हाइपोक्सीमिया। जीमिया, सर पीएस हमें पढ़ाते थे ये चीजें, याद हो अगर किसी को ब्लड मॉड्यूल में। हाइपोक्सीमिया इज लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, इन हाइपोक्सिया इज समथिंग ब्रॉडर टर्म है कि भाई टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। ठीक है, हाइपोक्सीमिया हम कैसे मेजर करते हैं, एबीजीज करते हैं। व्हाट आर एबीजीज, अभी सुन लो, बाद में बार बार नहीं बताऊंगा।
आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस हम बोलते हैं एबीजीज को। उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली आर्टीरियल ब्लड गैस लेते हैं, ब्लड लेते हैं, और उसका हम मेजर करते हैं कि उसमें ऑक्सीजन, बाइकार्बोनेट और ये कितने हैं। ये क्यों करते हैं हम, जो भी रेस्पिरेटरी इश्यूज वाले, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कलोसिस वाले पेशेंट्स आते हैं, उनमें हमें ये ब्लड की एनालिसिस हेल्प आउट करती है कि पेशेंट का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, पेशेंट कोई एसिडोसिस या अल्कलोसिस में तो नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं, एबीजीज टेस्ट। पहली बात, उनके कौन से कंपोनेंट होते हैं अब ये भी सुन ले चले भाई। एक होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PaO2। सही है, आर्टीरियल ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन को शो करता है। दूसरा कौन सा होता है, PCO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या होता है इसमें, मेजर जो हमें चीज वो बताते हैं, वो बाइकार्बोनेट बताते हैं लेवल। और चौथा हमें क्या बताते हैं, पीएच। ठीक, ये चार चीजें। वैल्यूज पे अभी मैं तंग नहीं कर रहा, वैल्यूज हम किसी और दिन सीखेंगे। इतना समझ आ गया। चलो भाई, तो हाइपोक्सीमिया में हम क्या मेजर कर रहे होते हैं, PaO2। ठीक है भाई। हाइपोक्सीमिया कब हो सकती है, हाइपोक्सीमिया कब हो सकती है, कोई एक रीजन, एनीमिया में। समवॉट, यस यू कैन से दैट, हाई एल्टीट्यूड। दूसरा, जहां भी क्या हो, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो। ठीक है भाई, तो उसमें क्या हो जाती है, PaO2 कम हो जाए। कोई लंग की कोई भी बीमारी होती है, उसमें क्या हो जाता है, PaO2 कम हो जाता है ना, तो बेसिकली वो क्या हो रही है, हाइपोक्सीमिया। अब हम आते हैं, हाइपोक्सिया क्या चीज है। यानी भाई मेरा ये हाथ है भाई, ये एक मेरा बॉडी का टिश्यू है। जब भी किसी भी बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोक्सिया बोलते हैं। और वो कब हो सकती है, वो ब्रॉडर टर्म है। हाइपोक्सिया का एक कॉज क्या है, हाइपोक्सीमिया, लेकिन दूसरे भी कॉजेज हैं। वो क्या हो सकते हैं, सोचो। ब्लड फ्लो नहीं आ रही किसी ने बोला है, वो कैसे, हेमोग्लोबिन लेवल कम है, शाबाश। एक हमें क्या पता चला, हेमोग्लोबिन लेवल कम है यानी एनीमिया है। दूसरा हमें क्या पता चला, ब्लड फ्लो कम है यानी हार्ट फेल्यूर में हो सकता है। तीसरा, रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा कम है, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट कब कम होता है, बच्चों जिन्होंने पीछे मॉड्यूल पढ़े थे ओपोइड ओवरडोज में, अल्कोहलिक्स में, ठीक है, इन सब पेशेंट्स में क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट 12 से कितना हो जाता है, 8 7। अब वो रेस्पिरेशन ही नहीं करेगा तो क्या होगा उसको, टिश्यू ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, तो ओवरऑल हाइपोक्सिया में जा रहा होगा पेशेंट। यहाँ पे आदान हो रही है, मैं 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम हाइपोक्सिया के कॉजेस को डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने क्या बताया, एक टिपिकल केस जिन्होंने साइकेट्री की थी उनको याद होगा कि ओपॉइड ओवरडोज में क्या हो जाता है, वो रेस्पिरेटरी रेट को इनहिबिट कर देता है। या कोई भी CNS डिप्रेसेंट, अल्कोहल वगैरह, बेंजो का ओवरडोज होता है, तो उन सब में भी क्या होता है, जब रेस्पिरेटरी रेट बहुत कम हो जाता है तो क्या होता है, इट कैन कॉज हाइपोक्सिया। ठीक है भाई। दूसरा किसमें, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस है, ये वाले पेशेंट के रेस्पिरेटरी मसल्स काम करना छोड़ देते हैं, तो उनमें भी क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया डेवलप हो सकता है। इसके अलावा हमने अभी एबनॉर्मल ए ग्रेडियंट वाले कॉजेस पढ़े, जैसे पल्मोनरी फिब्रोसिस है, जो भी पल्मोनरी क्या है, जैसे कि एम्बोलिज्म वगैरह है, जैसे कि मिसाल के तौर पे पल्मोनरी एडीमा है। ठीक है, ये सारे कॉजेस किसके हैं, हाइपोक्सिया के। ठीक है भाई, सिर्फ। और हाई एल्टीट्यूड भी एक कॉज किसका है, हाइपोक्सिया का है। ठीक है, अब आप लोग इसको रीड दे दें तो हम आगे मूव ऑन। भाई, वाई ए ए ग्रेडियंट, यस, शाबाश डॉक्टर सोबिया। वाई ए ए ग्रेडियंट इज नॉर्मल इन हाई एल्टीट्यूड इन हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। हाइपोवेंटिलेशन में कौन से कॉजेस, जो सारे रेस्पिरेटरी रेट को कम करते हैं, ओपॉइड वगैरह, अल्कोहल की टॉक्सिसिटी, क्यों नॉर्मल है, मतलब सोचो। थर्ड ईयर के बच्चों को असल में तंग करने में मजा आ रहा है ना, इस वजह से। आप नजर बताओ। चले भाई, देखो क्या हो रहा है, हाई एल्टीट्यूड पे क्या हो रहा है, मसला क्या है,
ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है, कहाँ पे? बाहर। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन एल्वेलाई के, हाँ शाबाश डॉक्टर सवेरा, एल्वेलाई के अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीजन ही कम जा रही है। जब वो ही कम जा रही है, मिसाल है 90 जा रही है, आर्टरीज में कोई मसला है, कोई मेम्ब्रेन में कोई मसला है क्या? नहीं। वो जो जितनी ऑक्सीजन 90 जा रही है, तो चलो 85 तक उधर डिफ्यूज हो रही है, तो ए ग्रेडियंट क्यों बढ़ेगा उसमें जब मेम्ब्रेन ही बिल्कुल ठीक है? सही है। तो इस वजह से वहां पे नॉर्मल ए ग्रेडियंट है, कॉमन एक सोचें अगर कि मेम्ब्रेन तो बिल्कुल ठीक है ना, तो ए ग्रेडियंट भी नॉर्मल होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या सोचने के लिए बोल रहा हूँ कि आपने ये चीज ज़हन नशीन कर लेनी है, देखिए कितनी अच्छी उर्दू के वर्ड्स निकल रहे हैं। आपने ये चीज याद रख लेनी है कि भाई क्या, जो ए ग्रेडियंट है ना, वो कब खराब होगा, जब किसका मसला होगा, एल्वेलर में मसले होंगे। समझ आ गई? लंग्स की लेवल पे कोई मसला होगा, समझ आ गई? अब हाइपोवेंटिलेशन में भी क्या है, रेस्पिरेटरी रेट कम है ना, मेम्ब्रेन तो बिल्कुल ठीक है, तो ए ग्रेडियंट क्यों कम या ज्यादा होगा? हो सकता है कि और कम हो जाए, ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई? अब हम मूव कर रहे हैं आज के, मैं बोलूंगा फिजियो का ये आखिरी टॉपिक है, बिकॉज आगे तो बहुत क्लिनिकल चीजें हैं। तो दैट इज अबाउट हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। जो एफसीपीएस और एनआरई वाले देख रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है ना, ये बहुत आता है एफसीपीएस और एनआरई में, यूएसएमएलई में ये कम आते हैं, ये चीजें, इनकी क्लिनिकल इंप्लीकेशन यूएसएमएलई में आती है। अच्छी टेस्ट है ना हमारी। अब देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेमोग्लोबिन किस चीज का बना हुआ होता है? दो चीजों का बना होता है, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होती है? बेसिकली प्रोटीन होती है। हीम क्या होता है? आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। हर एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में कितनी ये ग्लोबिन की चेन्स होती है? चार। और हर चारों के पास क्या होता है? अपना अपना हीम होता है। जो मोस्ट कॉमन हेमोग्लोबिन है, जिसको हेमोग्लोबिन ए बोलते हैं, उसमें क्या होती है? दो अल्फा ग्लोबिन चेन होती है, दो बीटा होती है। समझ आ गई? आसान है। अब चार हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, चार उस पे हीम है। ये हर चार कितने ऑक्सीजन पे लगते हैं? एक हेमोग्लोबिन चेन, एक हीम कितने ऑक्सीजन पे लगता है? एक पे ही लगता है। तो एक आरबीसी यानी कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उठाएगा? चार। समझ आ गई इतनी? अब मुश्किल बात ये आती है कि हेमोग्लोबिन की एक प्रॉपर्टी है। वो क्या प्रॉपर्टी है? उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। ठीक ठीक है, या पॉजिटिव कोऑपरेटिव है। वो क्या चीज है? कोऑपरेटिविटी है। ठीक है भाई, वो क्या चीज है? भाई, हेमोग्लोबिन की एक आदत है, अल्लाह ताला ने उसको इस तरह से बनाया हुआ है कि जब क्या होता है, ये लंग्स में गया, ये चार चेन है, मैं मिसाल दे रहा हूँ एक। ठीक है, ये लंग्स में पड़ी है ऑक्सीजन, ये चार चेन जा रही है वहां पे। अब होगा क्या कि जब जैसे ही वो पहली ऑक्सीजन जब उठाएगा ना, वो बहुत लेट और बहुत हाई लेवल, हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे उठाता है। लेकिन जैसे ही उसने ये उठा दी ना, पहली ऑक्सीजन, तो उसकी टेंडेंसी, उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी दूसरे ऑक्सीजन एटम्स उठाने के लिए। समझ रहे? इसका क्या मकसद हुआ कि भाई पहला बहुत मुश्किल से उठाएगा, मिसाल है कोई 50-60 मदर प्रेशर आएगा ऑक्सीजन का, फिर जाके पहला मॉलिक्यूल उठाएगा। जैसे ही पहला उठाया, तो अब क्या हो जाएगा, इस उसके मॉलिक्यूल में ऐसे चेंजेस आ जाएंगे कि 50 से 60 हुआ, तो दूसरा तीसरा भी उठा दिया, 70 पे ऑलमोस्ट 90 to 100% चारों मॉलिक्यूल्स वो उठा लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। ठीक है भाई, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये हेमोग्लोबिन की प्रॉपर्टी है। और इसकी वजह से ही हम जो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, उसका सिग्मोइडल शेप होता है। अगर किसी को फिजियो याद हो, नहीं याद है तो हम अभी करते हैं। ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट? क्या हो रहा है? पहला बहुत मुश्किल से, दूसरे तीसरे और मच इजियर। ठीक है भाई, ये क्यों होता है? ताकि हेमोग्लोबिन को पता हो
कि ये लंग्स है, ये टिश्यूज है, ये कैसे, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। ये समझ आ गया तो अब एक चीज सिर्फ आपको पता हो कि मायोग्लोबिन कितने कैरी करती है ऑक्सीजन, एक ही करती है, बट विथ हाईएस्ट एफिनिटी के साथ। ठीक है भाई, बस इतना बताओ, इसमें और कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, अब आती है ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड, वो कितनी है भाई। ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड अगर हम देखें तो उसके लिए हमें दो चीजें जरूर समझनी पड़ेंगी कि जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड में हमने समझा, वैसे ही हमें क्या समझना चाहिए कि ऑक्सीजन कहाँ पे होती है ब्लड के अंदर। तो डू यू नो, आसान बात है, 90% 99% ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, हेमोग्लोबिन कैरी करता है। ठीक है भाई, बाकी 1 से 2% कौन कैरी कर रहा होता है, कोई बताएगा मुझे। वो डिसॉल्व होती है प्लाज्मा के अंदर, और उसको हम मेयर कैसे करते हैं, इसी PaO2 के थ्रू। सही है, PaO2 जो एबीजीज में जो होता है ना, ये 1% वो मेयर कर रहे होते हैं। ये बेसिकली इनडायरेक्टली ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर दिखा रहा होता है, ये ऑक्सीजन कंटेंट नहीं बता रहा होता। ठीक है, 1% क्या होती है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। 99% किसमें होती है, हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है ऑक्सीजन। तो हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में कितना है, 15। ठीक है, एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, एक वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कितनी ऑक्सीजन कैरी करता है, दिस इज 1 ग्राम ऑफ द हेमोग्लोबिन कैरीज 1.34 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। तो टोटल हेमोग्लोबिन कितनी उठाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 1.34, तो इट इज अराउंड कितनी है भाई, 20 ml ऑफ द ऑक्सीजन पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड। समझ आ गई, बस इतना ही समझना है। क्या मैंने बोला, 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी करता है, 1.34। हेमोग्लोबिन पर 100 ml या पर डेसीलीटर कितना होता है हमारे ब्लड में, 15। 15 को 1.3 से करो तो जवाब क्या आता है, 20। तो 20 ml ऑफ द ऑक्सीजन या मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन हमारे कितने ml ब्लड में होती है, 100 में। सही है, आपकी बुक में एक चीज कॉम्प्लिकेट करके लिखी हुई है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखा दूं, उसके बाद भाई आपके ये टॉपिक खत्म हुए। थोड़े थोड़े बोर होते होंगे ना फिजियो से, मैं तो बहुत होता था। मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो समझे। ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, ये क्या बोल रहा है, टोटल ऑक्सीजन कंटेंट। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भाई 99% कहाँ होती है, O2 इज बाउंड टू व्हाट, प्लाज्मा, ओ सॉरी हेमोग्लोबिन, सॉरी। 1% इज, जाग रहे हैं ना मतलब, सही है, 1% इज किसमें होती है, प्लाज्मा के अंदर। तो ये वाला कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाउंड प्लाज्मा वाला, ऐसे। 1.34 मतलब क्या है, 1.34 मतलब कि 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कितनी उठा रहा था, ये वाला वैल्यू है, नीचे भी लिखा हुआ है देखे। तो मेरी मार्किंग इतनी खराब है, ठीक है, नीचे नीचे बिल्कुल लास्ट लाइन में वो लिखा हुआ है 1.34 कहां से आया। टोटल हेमोग्लोबिन कितना होता है, 15, नीचे भी लिखा हुआ है। HaO2 का क्या मतलब होता है, एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना ज्यादा सेचुरेटेड है, यानी उसके चारों हीम के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं ऑक्सीजन के साथ, चारों होंगे तो कितना होगा, 100%। 3 होंगे तो कितना होगा, 75। 2 होंगे तो कितना होगा, 50। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है भाई, तो ये हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आंसर आता है अराउंड कितने के, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, 20 के। ठीक है भाई, 20। और जब हम सेचुरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें परसेंटेज भी मिल जाएगी। प्लस ये जो 0.003 मल्टीप्लाई बाय PaO2 है ना, ये क्या चीज है, ये वो जो डिसॉल्व है ना, उसका वैल्यू है 0.003। ये वैल्यू देखें, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द ऑक्सीजन। हाँ, ये सिर्फ 1% होता है, ये 0.003 से ही हमें अंदाजा हो रहा है कि बहुत कम अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन है। तो हम फॉर लर्निंग पर्पसेस, पता है हम इसको देखते भी नहीं है, हम क्या याद करते हैं, हम याद ही कौन सा करते हैं,
हम ये वाला करते हैं। कौन से वाला? हेमोग्लोबिन वाला। बात खत्म हो गई भाई, मुश्किल टॉपिक खत्म हो गए, मुबारक हो। ठीक है, अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं विच इज नोन एज ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये क्या चीज है? ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ही हम सीखेंगे, और बहुत आसान है। अदील ने मोबाइल जेब में रख ली, दोबारा निकालनी पड़ रही है। चले जी, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या चीज है? सबसे पहले एक नॉर्मल कर्व को देखें। बहुत आराम से समझना है, ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन एग्जाम्स में बहुत आती है ये, एफसीपीएस में, एनआरई में, यूएसएमजी में। ठीक है भाई, ये देखें, ये क्या चीजें पहली बात कंपेयर कर रहा है? ये कर रहा है हेमोग्लोबिन की सेचुरेशन को किसके साथ? आप लोग ना भले मीटिंग ज्वाइन कर लो, फिर समझ सही आएगा। किया हुआ है? ठीक है। ये क्या कंपेयर कर रहा है? हेमोग्लोबिन की सेचुरेशन को कंपेयर कर रहा है ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर के साथ। समझ आ गई पहली बात? इन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन का व्हाट वी आर डूइंग दी कंपेयरिंग द सेचुरेशन ऑफ द हेमोग्लोबिन विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब नॉर्मल वाले में देखें क्या हो रहा है। सबसे पहले नॉर्मल 50% पे हम देखते हैं कि 50% जो सेचुरेशन हो रही है, वो क्या चीज हमें समझ आ रही है वहां पे? ये वाली 50% सेचुरेशन पे हम देखते हैं। तो नॉर्मली 50% सेचुरेशन कितने प्रेशर पे हो रही है? अराउंड 25-28 के बीच में। ठीक है, 50% सेचुरेशन हो रही है फॉर सपोज 30 ऑफ द पार्शियल प्रेशर। लेकिन यही अगर 30 से 40 पर जाता है तो सेचुरेशन कितनी चली गई? अराउंड 75 तक। ये इसे जंप क्यों आया? कोई बताएगा? मिस दोबारा चलो, मच इजियर एग्जांपल भाई। 20 पे क्या हो रहा है? 20 प्रेशर पे कितना हो रही है? 25 सेचुरेशन है। लेकिन जैसे ही वो 30 पे पहुंचा, 10 वो बढ़ा, लेकिन वो डबल हो गई उसकी। शाबाश अदील। हुआ क्या कि जैसे ही पहला मॉलिक्यूल का अटैच हुआ, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कितना था? पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन था अराउंड 25 तक। जैसे ही वो अटैच हुआ, उसने क्या कर दी? ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ा दी। अब जैसे ही हम 10 भी बढ़ा रहे हैं, तो वहां से सेचुरेशन कितनी बढ़ रही है? डबल हो रही है ऑलमोस्ट। 30 पे देखें 50, 40 पे देखें अराउंड 70-75, और 45 पे अराउंड ये कितनी चली जाती है? 80-85 तक। समझ आ गई? तो ये जो कर्व है, ये जो एस शेप है ना, इतनी अच्छी एस तो नहीं है, बट सम वॉट ये एस है ना। चले मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूं। तो ये सिग्मोइडल शेप क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ जाती है। ये देखें इस तरह से ना, थोड़ा सा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मोइडल शेप कर्व। बीच वाला देखें अभी, और कुछ भी ना देखें। समझ में आ गई ये बात? रिजवान, आपको आई समझ? नहीं आई है? आपको आई? ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, तो ये सिग्मोइडल शेप क्यों है? क्योंकि जैसे ही एक मॉलिक्यूल अटैच हुआ, तो उसकी एफिनिटी बढ़ी। समझ आ गया? अब इसकी लेफ्ट और राइट शिफ्ट क्या चीजें हैं, वो समझते हैं हम। ठीक है भाई, लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब है और राइट शिफ्ट का क्या मतलब है डिसोसिएशन कर्व के अंदर? अब देखें भाई, क्या होती है लेफ्ट शिफ्ट और क्या होती है राइट शिफ्ट। भाई होता क्या है, इसकी आवाज बिल्कुल बंद कर। ठीक है, होता क्या है कि जब ऑक्सीजन, ये जो हेमोग्लोबिन है, चले आप कर ले पहले। ओके चले, कोई बात नहीं। अब होता क्या है, हेमोग्लोबिन जब लंग्स के अंदर जाता है, तो उसको क्या काम है वहां पे? ऑक्सीजन कैरी करना, यानी ऑक्सीजन की लोडिंग करना। ठीक है, तो वो क्या कर देगा? ऑक्सीजन के गिर्द अपनी एफिनिटी को बढ़ा देगा। एफिनिटी बढ़ा देने का क्या मकसद है? कि उसको क्या ज्यादा जल्दी पकड़ेगा, ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। भले ऑक्सीजन का प्रेशर कितना हो, बहुत ज्यादा हो। तो यही मकसद है कि वहां पे कितना होता है? 90 to 100 प्रेशर होता है, लेकिन हेमोग्लोबिन फिर भी क्या कैरी करके आता है? अपने मॉलिक्यूल्स। टिश्यू पे जाके उसका काम क्या होता है? वहां पे जैसे ही वो देखता है कार्बन डाइऑक्साइड की सेचुरेशन ज्यादा है या ऑक्सीजन की सेचुरेशन कम है, तो वहां पे वो क्या करता है? हेमोग्लोबिन अनलोडिंग ऑफ द ऑक्सीजन करा रहा होता है।
यानी वो अपनी एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। समझ आ गई? दैट इज नोन एज अनलोडिंग। ये तो समझ आ गई। नॉर्मल नॉर्मल हमने सीख लिया कि क्या हो रहा था, कितने प्रेशर पे कितना। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे बॉडी को या तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए या तो कम चाहिए। तो इन कंडीशंस को देखते हुए हेमोग्लोबिन अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता है, कर्व को शिफ्ट करता है लेफ्ट या राइट में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट का क्या मकसद है भाई? लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट का ये मकसद है, मिसाल के तौर पे जब क्या हुआ, जब बॉडी, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत नीड है, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, बॉडी में पीएच भी तब बहुत ज्यादा होता है। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, वहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देता है, यानी वो लूज करता है ऑक्सीजन को, यानी वो अपनी एफिनिटी कम करता है। तो वो एफिनिटी जो अपनी शिफ्ट करता है यानी कम करता है, वो अगर हम एक ग्राफ के सूरत में देखते हैं तो वो हमें क्या नजर आती है, राइट शिफ्ट। और कभी कभी क्या होता है, लो टेम्परेचर हो, स्लीप हो, और ऐसी सारी जगह हो जहां पे क्या हो, हेमो लंग्स के पास, ठीक है, लंग्स पे जब जाता है तो वो क्या कर देता है, अपनी ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ा देता है। तो वो हमें कर्व पे क्या नजर आती है, वो कर्व शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट। बस एक मजे का एग्जांपल आपको जरूर पता हो, आपको पता है ये जो फीटस का हेमोग्लोबिन है, अब आप खुद सोचो, जिन्होंने रिप्रो पढ़ी है ना, प्लेसेंटा था ये, यहाँ पे क्या था, अम्बिलिकल कॉर्ड के वेसल्स जा रहे हैं, फीटल ब्लड होता है, इस तरफ फीटल ब्लड है, इस तरफ क्या है, मेटर्नल ब्लड। मेटर्नल ब्लड इज ऑलरेडी लो ऑफ ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है जब तक प्लेसेंटा के पास पहुंचेगा। सही है। अब ऐसी क्या चीज है जो कि फीटस ब्लड फिर भी इसमें से ऑक्सीजन खींच लेता है, बताएं? हाई एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, यानी फीटल ब्लड में कर्व किस तरफ शिफ्ट होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है। समझ में आ गई बात? ये सिर्फ जरूर बताओ। अब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इस चीज को प्रूव करते हैं। मिसाल के तौर पे अब हम 50 को देखते हैं भाई। नॉर्मली क्या था, P50 पे, यानी जब 50% सेचुरेटेड हो किसके मॉलिक्यूल, हेमोग्लोबिन के, नॉर्मली कितने पे होते थे, 25 पे। सही है। राइट शिफ्ट में क्या होगा, वही जो है वो कितने पे होंगे जाके, 40 पे। समझ आ रही है? और लेफ्ट के अंदर क्या होगा, वही जो है वो कितने पे होंगे, 15 पे। इसका क्या मकसद है, यानी एक हेमोग्लोबिन है, वो देख रहा है कि मेरे पास कितना है, 50 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन है। ठीक है भाई, मेरे पास, मैं एक हेमोग्लोबिन हूं, मेरे पास 50 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के। ठीक है। नॉर्मली मैं वो 50 कब रखता हूं, जब हेमोग्लोबिन का कितना होता है, 25 होता है। ठीक है। जब क्या नाम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 25 में देखता हूं तो अपने पास 50 रखता हूं। से कम होता है तो मैं दे देता हूँ, 25 से बढ़ता है तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है। मैं गया लंग्स में, तो वहां पे मैं क्या 25 पे दे दूंगा उसको ऑक्सीजन, नहीं। मैं तो भाई वहां पे भले 15 भी हो जाए ना, मैं नहीं छोड़ूंगा ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि मैंने एफिनिटी बढ़ा दी है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज लेफ्ट शिफ्ट। और राइट पे क्या है, कि भले मैं नॉर्मली क्या करता था, 25 पे देता था ना 50%, इस बार भाई भले 40 भी था, ब्लड को जरूरत थी, मैंने अपनी वो भी ऑक्सीजन दे दी 40 पे। समझ आ गई? दिस इज व्हाट, दिस इज द लेफ्ट राइट शिफ्ट ऑफ द हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसके एग्जांपल्स जरूर आप याद रखें, आपकी बुक में लिखे हुए हैं। अब हम मूव करते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। इससे पहले आप रीड दे दें इसके अंदर। अब सर, ये जो आपने इतनी सारी टॉपिक्स पढ़ा दी, लेट्स मेक थिंग्स इजियर फॉर यू गाइस। इसमें याद क्या रखना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पेज नंबर 685 पे आपको जरूर याद हो कि एपिक्स पे क्या होती है,
वेस्ट होती है वेंटिलेशन, बेस पे क्या होती है, परफ्यूजन वेस्ट होती है। एक्सरसाइज पे क्या होता है, नॉर्मल हो जाती है। जीरो कब है और क्या नाम है, एफिनिटी इंफिनिटी कब है। ठीक है भाई, ये पता हो, समझ आ गया। देन नॉर्मल ए ए ग्रेडियंट पता हो क्या चीज होती है, बढ़ेगा कब, ये पता हो, पता है ये सब चीजें। नॉर्मल ए ए ग्रेडियंट अभी हमने जो पहले टॉपिक पढ़ी सर, गुम हो गए आप। सही है, इसके बाद हम क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के तीन मैकेनिज्म्स थे, उनकी परसेंटेजेस हैं और किस तरह से वो एंजाइम काम आ रहा है। हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया में क्या फर्क है और उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं। एंड देन अल्टीमेटली आपको हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पता हो और ये कर्व एस शेप क्यों है, और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के कॉजेज पता हो, और फीटल हेमोग्लोबिन वाली बात पता हो। सही है, ये समझ आ गया तो अब आप लोग इसको रीड दे दें तो हम अपनी पेठों पे मूव करें। चले भाई, तो नाउ वी हैव अ केस, जो कि क्या है, अ 30-year-old पेशेंट presented in the OPD or ER with a complaint of what? With a complaint of mother, headache, nausea, irritability since 2 days। और वो आपकी क्लिनिक कहाँ पे है, योर क्लिनिक इज इन दी माउंटेनियस एरियाज, नॉर्दर्न एरियाज। और पेशेंट ने कब ट्रेवल किया था, पेशेंट ने परसों ही ट्रेवल किया था यहाँ पे, आप कश्मीर में है चलो। और नाउ जब आप पेशेंट को एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो पेशेंट को क्या है, पेशेंट जो है वो आपको इरिटेबल नजर आ रहा है, उसकी पल्स बहुत हाई है, उसका रेस्पिरेटरी रेट बहुत हाई है। जब आपने उसके एबीजीज करेंगे, उसके आंसर आपने जरूर बताना है। जब आप इसकी एबीजीज करेंगे तो आपको इसकी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितनी मिलेगी। ठीक है, बढ़ी हुई मिलेगी, कम मिलेगी या नॉर्मल मिलेगी। ठीक है, और दूसरा, शाबाश डॉक्टर सवेरा, दूसरा आपने क्या बताना है कि इसका डायग्नोसिस क्या है। ठीक है, हाइपोक्सिया, डायग्नोसिस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा होंगी या कम, ज्यादा होंगी, शाबाश। आप बताएं डॉक्टर मजहर, ज्यादा होंगे। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स टॉपिक, अब गौर से सुनना है कि ज्यादा होंगी या कम होंगी, जिसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। अब गौर से सुकून से सुने, हम यहाँ पे सी लेवल पे हैं। यहाँ पे क्या है, मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे होता नहीं है, पार्शियल प्रेशर होता है, मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन है 100, वी मूव टुवर्ड्स द नॉर्दर्न एरिया, वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन हो गई 80। मसला क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है बाहर, एल्वेलर ऑक्सीजन कम हो रही है, ब्लड में भी अल्टीमेटली क्या कम हो रहा है, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड में कोई मसला हुआ नहीं। आपकी बॉडी जब देखेगी कि ऑक्सीजन उसमें कम हो गई है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या एरोटिड केरोटिड बॉडीज क्या करेंगी, स्टिमुलस भेजेंगी मेड्यूला को कि भाई बॉडी क्या हो रही है, ऑक्सीजन डिप्राइव हो रही है, हाइपोक्सिया हो रही है। ब्रेन को भी क्या जाएगी, ऑक्सीजन कम जाएगी तो वो हाइपोक्सिया में जाएगा। तो वो हमने न्यूरो में पढ़ा था, क्या करेगा, वेजो डायलेशन। जैसे ही वेदो डायलेशन कराएगा, तो पता है वो वेदो डायलेशन इतनी खतरनाक होती है कि वो क्या कराती है, माइल्ड सेरिब्रल एडिमा या वेदोजेनिक एडिमा। और उसकी वजह से पेशेंट को क्या होना शुरू हो जाता है, हेडेक, नोजिया, इरिटेबिलिटी, डिक्रीज स्लीप, पहली बात। दूसरा, वो मेड्यूला क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा ताकि क्या हो, ऑक्सीजन ना आए। लेकिन उस चक्कर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकल जाएगी। तो अब क्या होगा बताओ, रिस्पॉन्स टू हाई एल्टीट्यूड या ये जो मसला सारा हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस। तो इसमें अब बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल होगी, बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी ना भाई। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने की वजह से हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं। यही केस दो चीजों में और भी आता है, सेम यही। हाइपर वेंटिलेशन हमेशा क्या कराती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम। प्लीज याद रखिएगा, जो एंजाइटी पैनिक डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं ना, उनमें भी ये सवाल आता है कि उनकी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी या ज्यादा होगी, कम हो जाती है। वो एंजाइटी में लंबी ऐसे
सांसें ले रहे होते हैं, भागे नहीं होते, वो परेशान हो जाते हैं। एस्थमा में भी पहले कार्बन डाइऑक्साइड, शाबाश रिजवान, कम होता है हाइपर वेंटिलेशन की वजह से पहले, बाद में बढ़ने लगता है। तीसरा कहाँ पे, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी भी इनिशियली क्या कराती है, हाइपर वेंटिलेशन कराती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पॉन्स टू हाई एल्टीट्यूड। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया तो क्या हुआ, ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो बॉडी क्या करती है, इसको कमबैक करने के लिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लेकिन उसको लग जाएंगे 4 दिन। अब 4 दिन पेशेंट कहाँ जाए, ऑक्सीजन थेरेपी आप बिठा के रखोगे कि तुम तो यही रहो बस, तुम्हें तो ऑक्सीजन पे रखेंगे। तो हम इसको ट्रीट करते हैं और प्रिवेंट भी करते हैं, ये दवाई दे देते हैं एक दिन पहले, या वहां पे जाके अगर हो गया है तो ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसीटाजोलामाइड, जो कि किसको इनहिबिट करती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट करती है, और बायकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन को कम करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा बायकार्बोनेट एक्सक्रिएट होते हैं लंग्स, रीनल सिस्टम के अंदर। बायकार्बोनेट एक्सक्रिएट हो गए तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ, उधर क्या है, अल्कलोसिस। तो वो उस अल्कलोसिस को क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा, और आपको इतनी फिर रेस्पिरेटरी रेट में तंगी नहीं होती है, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। ठीक है, समझ आ गई। अगर हमने एक दिन पहले दे दिया, ठीक है, मिसाल के तौर पे, अब जैसे ही वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस डेवलप करेगा, तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो वो उसको क्या कर देता है, बैलेंस कर लेता है। तो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या, कौन सी ड्रग मदर, शाबाश, क्या है वो, कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर। अच्छी टॉपिक थी। अब ये बात आती है कि ये भाई सांस में कैसे ये ठीक कर रही है, होता क्या है, आपकी बॉडी को क्या हुआ था, ऑक्सीजन कम, उसने रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाया, क्या हुआ, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो गई। वो जो कम कार्बन डाइऑक्साइड है, दोबारा ब्रेन को सिग्नल करती है, मेडुलरी सेंटर्स को, कि भाई ये तो बहुत कम हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी वजह से वो शट डाउन कर देती है। तो पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट भी पहले अगर 12 होता था, तो और ज्यादा कम, 6 से 7 हो जाता है। इस वजह से ये ज्यादा खतरनाक होती है। तो एसिटाजोलामाइड बेसिकली क्या करने देगी, वो जो शट होता था उसको नहीं होने देगी, बाय डूइंग व्हाट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। चले भाई, अब एक हमारे पास स्टूडेंट है डॉक्टर अदील। ठीक है भाई, वो आए हैं, वो बोल रहे हैं कि जब मैं जो है वो जिम जा रहे हैं और वहां पे ट्रेडमिल पे रन कर रहे हैं भाई, सही है। अब मुझे ये बताएं, वो ट्रेडमिल पे रन कर रहे हैं, सांस भी लंबी उसको आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता जितना रन कर रहे हैं, हमने क्या किया, इन पेशेंट के एबीजीज लिए। ठीक है, जब हमने एबीजीज लिए तो वो फुल एक्सरसाइज वाले मूड में थे, मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे कंटिन्यूअसली, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, रेस्पिरेटरी रेट भी उनका 25-30 पे जा रहा था। अब जब हमने उनकी एबीजीज की, ये दोनों सवाल आते हैं ना, तभी मैं टाइम लगा रहा हूं। अब बताएं, अदील की कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, नॉर्मल होगी, या ज्यादा होगी, कम हो जाएगी। कम कौन बोल रहा है, इसके जवाब मुझे सबसे चाहिए। रिजवान बोल रहा है नॉर्मल, डॉक्टर सोबिया बोल रही है नॉर्मल, आप बोले भाई, अच्छा अब दो ने बोल दिया तो सब नॉर्मल, यस। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स एंड ऑक्सीजन लेवल्स आर नॉर्मल इन दिस पेशेंट। ये जरूर आपको समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है, टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, बॉडी उतनी ही एक्सेल कर रही है, यानी एक नॉर्मल इंडिविजुअल है ना, नॉर्मल प्रेशर है, नॉर्मल लंग्स है, तो वो अडाप्ट करती है हमारी बॉडी। तो इस पेशेंट की क्या होगी, नॉट पेशेंट, इस डॉक्टर की क्या होगी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेवल्स नॉर्मल होंगे। समझ आ गया। तो फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती, कम हो जाती, अगर वो पहले से कम होती तो। ठीक है भाई। दूसरी बात, बस एक चीज आपको पता हो कि अगर
वो जो पेशेंट था हमारा 3 दिन रहा, उसको हाई एल्टीट्यूड, उसको सांस और ये सब मसला हो गया। अगर वो क्रोनिकली वहां रहेगा तो उसकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे? कोई 1 महीने तक रह रहा है, बाद में क्या चेंजेस आते हैं? उसका एराइथ्रोपोइटिन बढ़ जाएगा। शाबाश डॉक्टर सोबिया। एराइथ्रोपोइटिन बढ़ेगा तो आरबीसी बढ़ जाएंगे उसके। ठीक है। हाइपोक्सिया में क्या होता है? एराइथ्रोपोइटिन बढ़ता है, आरबीसी बढ़ते हैं। दूसरा, हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व किस साइड शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड। ठीक है भाई। और दूसरा क्या हो जाता है? उसको पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो हाई एल्टीट्यूड पे जो रहते हैं ना, दे आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ व्हाट? डेवलपिंग पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी। सही है। और एक्सरसाइज में कहा डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट होगा? लेफ्ट या राइट? शाबाश रिजवान। राइट साइड शिफ्ट होगा। वो परेशान हो रहा है मदर। ठीक है भाई, राइट साइड शिफ्ट होगा। क्यों? बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। यही चाहता था मैं। इस टॉपिक में आप लोग सीख लो। अप्लाई करना आ रहा है ना डिसोसिएशन कर्व, दैट्स इट। अप्लाई करना आ रही है ना कार्बन और ऑक्सीजन के लेवल्स, बस यही हमें सीखना था इन टॉपिक्स से। अब आप लोग रीड दे दें तो फिर हम आज के आखिरी 3